जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमधन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए आज अपन राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है राजपूतों से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। आज से अपन राजस्थान के इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है उसकी ओर चल रहे हैं और आज अपन जो पढ़ेंगे वो है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राजपूत वंशों का इतिहास। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राजपूत थे कौन और इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत कहां से आ गए हैं इतिहास में। तो इससे संबंधित भारतीय इतिहास में आज भी विवाद का विषय बना हुआ है कि राजपूत थे कौन। और ये कोई भारतीय इतिहास की कोई एक विडंबना नहीं है, भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर क्या बने हुए हैं, आज भी विवाद बने हुए हैं। उसमें से एक विवाद का प्रश्न क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, ये है कौन और कहां से आए हैं। तो उनके बारे में आज अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे राजपूत काल क्या है, राजपूत युग किसे कहते हैं, फिर इस कालखंड में कौन कौन से वंशों ने अपना शासन किया है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अपन एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं, फिर चलते हैं पर राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की तरफ। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक होगा राजस्थान में राजपूत वंशों का उदय, यानी राजस्थान में राजपूत वंशों का उदय। ठीक है, ये आज अपना टॉपिक होगा। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपन को। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि राजपूत काल क्या है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है ये राजपूत काल या युग। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपको, राजपूत काल या युग एक ही बात है। ये उस कालखंड की बात कर रहा है जिस कालखंड में पूरे उत्तर भारत में बहुत सारी राजपूत जातियों ने क्या किया है, शासन किया है। ये वो टाइम पीरियड है जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और जो भारत की एकता थी, जो केंद्रीय सत्ता थी, वो क्या हो गई, नष्ट हो गई और अलग अलग जगह पर छोटे छोटे साम्राज्य दिखाई देने लगे। यानी एक ऐसा युग था जिसमें छोटे छोटे सामंतों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके भारत की जो राजनीति थी, जो एकता की जो कुंडली थी, उसको तोड़कर अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी। इस कुंडली के चरण में अपन सबसे पहले भाई ये कालखंड कब से कब तक रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए इस कालखंड की जब भी बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि 7वीं सदी से लेकर 7वीं सदी से 12वीं सदी, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो कालखंड क्या कहलाता है, आपका राजपूत काल या राजपूत युग कहलाता है। ये किसने बना दिया कि भाई इस समय ही राजपूत है। तो देखिए मैंने अभी हाल ही में जिक्र किया है कि हर्षवर्धन की मृत्यु, तो 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर क्या हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु का टाइम पीरियड क्या है, 647 ईस्वी। तो ये कौन सी सदी चल रही है बेटा जी, ये 7वीं सदी ही है। ठीक है, तो 7वीं सदी में राजपूत वंशों का उदय हुआ, यानी राजपूत युग प्रारंभ हुआ। यानी इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, हर्षवर्धन की, यानी वर्धन वंश के शासक, या हर्षवर्धन ही लिख लो, हर्षवर्धन की मृत्यु। हो सकता है आपको सीधे ये पूछ ले भाई राजपूत युग कब प्रारंभ हुआ, तो ये 7वीं सदी न देकर आपको ये दे दे हर्षवर्धन की मृत्यु से, कुछ और भी ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार के, तो ध्यान रखना हर्षवर्धन की मृत्यु से राजपूत युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो केंद्रीय सत्ता थी भारत में, उत्तर भारत के जो राज्यों को केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित कर रखी थी, उनमें एकता स्थापित कर रखी थी, जिनमें जो यूनिटी थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। और क्या हो गया, सभी ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य छोटे छोटे भागों में अपने स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित कर ली। किस काल से, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से यानी 7वीं सदी से क्या हुआ, राजपूत युग का प्रारंभ हुआ। और 12वीं सदी में कौन बताएगा इसके प्रारंभ में, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो देखो जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए तो 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। ऐसे कहते हैं कि युद्ध तो बहुत सारे लड़े गए थे,
छोटे मोटे, लेकिन दो बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। उन युद्धों के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपका जयचंद गढ़वाल से जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद में क्या हुआ कि भारत में जो उत्तरी भारत में जो शक्तिशाली सत्ता थी चौहानों की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। उस खत्म होने के बाद में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो भारतीय इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ, कौन सा, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत तक का कालखंड है, हर्षवर्धन से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का कालखंड राजपूत काल कहलाया। तो कब हुई दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो 1206 ईस्वी में। कब, 1206 ईस्वी में क्या हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। क्या हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। किसकी स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना बोल दो, या गुलाम वंश की स्थापना बोल दो, ठीक है, या गोरी के गुलामों की सत्ता की स्थापना हुई, ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी वो गोरी के गुलामों की सत्ता थी, यानी जो गोरी इनके जो गुलाम हुआ करते थे, उन्होंने जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता की स्थापना की, बाद में जाकर बहुत सारे शासक बने दिल्ली सल्तनत में, बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, इल्तुतमिश हुआ, आपका बलबन हुआ, बहुत प्रसिद्ध शासक हुए हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये क्या कहलाता है, आपका राजपूत काल कहलाता है। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का जो कालखंड है वो क्या कहलाया, आपका राजपूत काल या राजपूत युग कहलाया। अब आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहां से आपसे या तो सीधा क्वेश्चन करेगा राजपूत काल या राजपूत युग कहलाता है कब से कब तक का टाइम पीरियड, 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी से, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है राजपूत युग कब प्रारंभ हुआ, तो हर्षवर्धन की मृत्यु से यानी 647 ईस्वी, या राजपूत युग का अंत कब हुआ, 1206। तो ये अंत का मतलब क्या है, राजपूत युग या क्या राजपूत सत्ताएं समाप्त हो गई थी इस समय पर, नहीं, लेकिन इस टाइम पीरियड पर भारत में एक नई सल्तनत या नई सत्ता सामने आई, वो थी क्या, दिल्ली सल्तनत। इसने क्या किया, उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्सों पर क्या किया, शासन किया, और संपूर्ण लगभग ज्यादातर जो राजपूत हुआ करते थे वो इन्हीं के अधीन थे। ऐसे में इस टाइम पीरियड को यहीं पर खत्म मान लिया गया है, क्योंकि राजपूतों की जब तक स्वतंत्र सत्ता रही तब तक उनका कालखंड रहा, और जब इनकी स्वतंत्र सत्ता या उनकी जो स्वतंत्रता जो फ्रीडम जो थी वो खत्म होने के बाद में एक नई सत्ता सामने आई, जो उसके नाम से उस टाइम पीरियड को जाना गया। जब तक जिनकी स्वतंत्र सत्ताएं होती है उन्हीं के नाम से उनके कालखंड को जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो इस राजपूत कालखंड में बहुत सारे राजपूत वंशों ने क्या किया है, शासन किया है। बहुत सारे राजपूत वंश कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना आप, सबसे महत्वपूर्ण है आपका गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उस हर्षवर्धन के बाद में गुर्जर प्रतिहार, आपके चौहान, आपके गुहिल, राठौड़, परमार, चालुक्य, या चालुक्य, या अपन इसको सोलंकी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया, भाटी, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या की, ये प्रमुख राजवंश है जिन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन में क्या किया है, उत्तरी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया है, शासन किया है, ठीक बात है। कौन कौन से, गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का अपन इतिहास पढ़ते ही है, ठीक है, मिहिर भोज, ठीक है, वत्सपाल, बहुत सारे शासक हुए हैं। चौहान हो गए आपके, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने तो खूब सुना होगा। गुहिल हो गए, गुहिलों के बारे में आपने, गुहिलों का तो खैर इतिहास ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। राठौड़ हो गए, परमार हो गए, चालुक्य जिनको सोलंकी कहा जाता है जिन्होंने गुजरात के क्षेत्रों में शासन किया है, भाटी हो गई, परमार जिन्होंने मालवा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक शासन किया है। तो ये वो शासक हैं, ये वो वंश हैं जिन्होंने राजपूत काल अवधि में क्या किया है, उत्तर भारत के राज्यों में क्या किया है, शासन किया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन आगे चले। अब देखेंगे अपन इस राजपूत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, ये किस प्रकार प्रचलन में आया, तो इसके बारे में अपन पहले देखेंगे। पहले अपन देखेंगे अब राजपूत शब्द, ठीक है।
भाई अपन ने इनको राजपूत क्यों कहा, ठीक है, तो राजपूत शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले राजपूत नहीं कहा जाता था, ये शब्द का प्रचलन तो 7वीं सदी में आया, ठीक है, जब हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पीरियड में इस शब्द का प्रयोग किया जाना प्रारंभ किया गया, किसका, राजपूत का। इससे पहले क्या किया जाता था, तो इससे पहले एक संस्कृत का शब्द हुआ करता था राजपुत्र, क्या हुआ करता था, राजपुत्र। कौन सा शब्द, राजपुत्र। इसे राजपुत्र जो किसका शब्द था, एक संस्कृत भाषा का शब्द था, क्योंकि पता होगा आपको जो राजा के जो पुत्र हुआ करते थे वरिष्ठ, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, राजपुत्र कहा जाता था या राजकुमार घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। वो तो एक तरह की क्या था कि अपना उत्तराधिकारी घोषित करना था, ठीक है। तो संस्कृत भाषा से उनका एक शब्द हुआ करता था राजपुत्र, यानी जो राजा का पुत्र हुआ करता था वही बाद में शब्द विकृत रूप धारण करके क्या बन गया, राजपूत बन गया। यानी इसे राजपुत्र जो संस्कृत भाषा का शब्द था वो कब जाकर 7वीं सदी में, कब, 7वीं सदी में जाकर क्या बन गया, राजपूत बन गया। यानी इस राजपूत शब्द का प्रचलन तो कब से प्रारंभ हुआ है, तो सीधा ही आंसर होगा 7वीं सदी से। कब से, 7वीं सदी ईस्वी से क्या हुआ है, राजपूत शब्द का प्रारंभ हुआ है। इस राजपुत्र शब्द का प्रयोग तो बहुत पहले से चला रहा है, ठीक है, इस राजपूत शब्द का प्रयोग पहले से चला रहा है, यहां तक कि आपने जो चाणक्य या आप कौटिल्य जो बोलते हो उसके अर्थशास्त्र में, ठीक है, इसके अलावा कालिदास के नाटकों में, इसके अलावा बाणभट्ट के नाटकों में, इस राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में या इन विद्वानों ने इस राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, राजपुत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, सामंतों के लिए किया है, सामंतों के अर्थ में, किसके अर्थ में किया है, सामंतों के अर्थ में किया है। मतलब यह था कि उस समय, जिस समय जैसे आपने सुना होगा कि मौर्य वंश में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था तो कहते हैं कि मगध के उत्तर भागों में क्या हुआ, विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो उन विद्रोह को दबाने के लिए उसने क्या भेजा, सम्राट अशोक को भेजा, ठीक है। तो सम्राट अशोक उस समय एक प्रांत का क्या हुआ करता था, सामंत के रूप में कार्य किया करता था, यानी उपराज्यपाल के रूप में कार्य करता था, तो ठीक है। तो इस प्रकार के चाणक्य ने, कालिदास ने अपने नाटकों में और बाणभट्ट के नाटकों में इनका किसके रूप में प्रयोग किया गया है, एक सामंत के रूप में प्रयोग हुआ है, किसका, राजपुत्र का, क्योंकि राजपुत्र उस समय एक सामंत के रूप में ही कार्य करता था राजा के नीचे, ठीक प्रकार का, ठीक है। तो राजपूत शब्द का प्रयोग कौन से विद्वानों ने सामंत के अर्थ में किया है, तो वो कौन कौन से हैं, चाणक्य, कालिदास और बाणभट्ट। यही राजपुत्र जो संस्कृत भाषा शब्द था वो 7वीं सदी में बदलकर क्या हो गया, राजपूत शब्द बन गया, ठीक बात है। देखो जब हर्षवर्धन के समय, दूसरा पॉइंट क्या है, जब हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग भारत की यात्रा पर आया और उसने सीयू की नामक ग्रंथ की क्या की, रचना की। इसने राजपूतों को कहीं पर
तो क्षत्रिय, और कहीं पर राजपूत लिखा है। देखो, जब हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी विद्वान या चीनी यात्री वेनसांग क्या आया, भारत की यात्रा पर आया। भारत की यात्रा पर आने का एक इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और बौद्ध धर्म से शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा पर आया था। उसने क्या किया, उसने भारत की बहुत सारे क्षेत्रों की यात्राएं की और इन यात्राओं पर उसने क्या लिखा, शियुकी नामक एक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इस ग्रंथ में उसने क्या कहा है, राजपूतों को कहीं कहीं पर तो क्या कर लिखा है उसने, भाई ये क्षत्रिय है, क्या है, क्षत्रिय है, और कहीं पर क्या लिखा है, ये राजपूत है। इसका मतलब उस समय तक राजपूत जो शासक हुआ करते थे, ठीक है, उनको क्या क्या कहा जाता था, या तो क्षत्रिय कहा जाता था या राजपूत कहा जाता था। इसका मतलब अभी तक राजपूतों की कोई जाति नहीं थी, राजपूत शब्द का जाति के रूप में उल्लेख नहीं था, राजपूत शब्द का जाति के रूप में कोई उल्लेख नहीं था। यानी इस समय तक राजपूत शब्द कोई जाति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इस समय तक तो राजपूत शब्द का प्रयोग शासकों के लिए किया जाता था। किसके लिए, शासक वर्ग के लिए किया जाता था। लेकिन जब 8वीं शताब्दी बाद में जब भारत पर भारी मुस्लिम आक्रमण होने लगे, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण को जो श्रृंखला है वो तो 7वीं सदी से प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, लेकिन उनको रोके रखा। बाद में जब ये आक्रमण ज्यादा बढ़ गए, तब उसके बाद में क्या होने लगा, इन राजपूतों को, इन्हें 8वीं सदी तक राजपूत, 8वीं से राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के रूप में नहीं होता था। ठीक है, यह शब्द शासक वर्ग या कुलीन क्षत्रियों के लिए उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, यानी 8वीं सदी तक तो क्या हुआ, राजपूत शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी जाति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि यह शब्द तो शासक वर्ग या कुलीन क्षत्रियों के लिए, रॉयल या जो नोबल क्षत्रिय हुआ करते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था क्या, राजपूत शब्द। जब 8वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ, जैसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, फिर उसके बाद में इनकी जो मुस्लिम आक्रमणकारियों की जो धीरे धीरे जो आक्रमण थे वो बढ़ गए। जब आक्रमण बढ़ गए तो जब गोरी का आक्रमण हुआ, फिर आपके गजनी का, फिर गोरी का जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के बाद में इस शासक वर्ग के स्थान पर, यानी इस राजपूत शब्द का शासक वर्ग के स्थान पर किसमें रूप में परिणित हो गया, जाति के रूप में परिणित हो गया। यानी राजपूत शब्द जाति के रूप में अस्तित्व में, जाति के रूप में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से प्रारंभ हुआ। यानी इस राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति विशेष के लिए करना प्रारंभ कब हुआ, तो कब हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के बाद हुआ। यानी आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन यहां से पुटअप किए जा सकते हैं। पहली बात तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से हुई है। ठीक बात है, पहला क्वेश्चन कब हुई। अब यानी राजपुत्र बहुत पहले, देखो प्राचीन काल से ही राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन 7वीं सदी में ये इस रूप परिणत और किस में हो गया, राजपूत में बन गया राजपुत्र। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि राजपुत्र शब्द का प्रयोग
किन विद्वानों ने सामंतों के अर्थ में किया है? तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कालिदास ने अपने नाटकों में, बाणभट्ट ने अपने नाटकों में इनका उपयोग किसके रूप में किया है? सामंतों के रूप में किया है। फिर बात आएगी कि हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग, अभी शायद 12th क्लास में जो पेपर लगा था उसमें भी यही आया है कि ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? तो चीन का था। ठीक है, तो ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया, उसने एक ग्रंथ लिखा सियुकी। उस ग्रंथ में उसने कहा, क्या कहा कि राजपूत हैं, ठीक है, जो उत्तर भारत में जो राजपूत हैं, जो राजपूत राजा हैं, वो उनको कहीं पर तो उसने क्या लिखा है? क्षत्रिय लिखा है, यानी क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे, और कहीं पर क्या लिखा है इनको? राजपूत लिखा। इससे पता चलता है कि राजपूत शब्द का प्रयोग इस समय तक जाति के लिए नहीं हो रहा था। भाई कोई जाति विशेष को राजपूत कह रहे हैं अपन, इस समय तक तो राजपूत शब्द का इस्तेमाल तो किसके लिए हो रहा था? एक कुलीन क्षत्रियों के लिए हो रहा था, ठीक है, या राजपूत शासक वर्ग के लिए हो रहा था। ठीक है, 8वीं सदी तक राजपूत शब्द का प्रयोग जाति के रूप में नहीं होता था, बल्कि यह शब्द तो शासक वर्ग या कुलीन क्षत्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था 8वीं सदी तक। उसके बाद में क्या हुआ? जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो ये राजपूत शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा? एक जाति विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से लेकर, यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेकर आज तक राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक जाति के लिए किया जाता है। लेकिन वास्तव में राजपूत कौन थे? ये शासक वर्ग या क्षत्रिय कुलीन वर्ग हुआ करते थे, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो इस राजपूत शब्द का इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा? एक जाति विशेष के लिए इसका क्या किया जाने लगा? इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक बात है, एक बार स्क्रीनशॉट लो तो अपन आगे चलिए। ठीक है, तो ये तो था आपका राजपूत शब्द के बारे में जानकारी। भाई राजपूत शब्द कहां से आया है? ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन ने अपने ग्रंथ शिवकी में यहाँ के राजपूत नहीं, यहाँ के शासकों को क्षत्रिय और कहीं पर राजपूत लिखा है। और 8वीं शताब्दी के बाद में तो जो राजपूत जो शब्द था वो किसी जाति विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद की बात कर रहा हूं, 8वीं शताब्दी तक नहीं, 8वीं शताब्दी के बाद में इस राजपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा? एक जाति विशेष के लिए किया जाने लगा। और ये कब से हुआ? जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि देखो मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो केवल भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एक ये चीज है कि इस कालखंड में भारत को सुरक्षित रखने का काम इस राजपूतों ने ही किया है। क्योंकि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इतने लगभग 1000 वर्ष का जो टाइम पीरियड रहा है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, उन आक्रमण को सुरक्षित रखकर भारत की अखंडता और एकता को क्या रखा? इन राजपूतों ने कायम रखा। तो ये भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ है कि राजपूतों ने भारत की अखंड समय तक क्या की है? रक्षा की है। ठीक है, अब देखो, जो इन लोगों ने जिन्होंने भारत की बहुत लंबे समय तक रक्षा की है, आज उन्हीं की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर अपन क्या कर रहे हैं? विवादों में फंसे हुए हैं। तो एक बड़ी विडंबना है अपने भारतीय इतिहास की कि अपन उन चीजों पर ज्यादा विवाद में फंसे हुए हैं जो एक तरह से बिल्कुल क्लियर चीजें हैं। ठीक है, तो ये तो देखें, देखो अब देखो राजपूतों की जब उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ते हैं तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इतिहास लिखने वालों ने इतना विवाद पैदा कर दिया है कि अपन को अलग अलग बातों को पढ़ना पड़ता है। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, अब देखो इन राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से अपन को सिद्धांत पढ़ने हैं? एक तो आएगा विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी वे सिद्धांत जिनमें राजपूतों को क्या माना गया है? विदेशी जातियों का वंशज माना गया है। ये कितनी अजीब बात है कि राजपूत विदेशी हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अपन इनको पढ़ेंगे। फिर दूसरा बात है राजपूतों के स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, स्वदेशी, ये जरूर ठीक है, स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, ये बात ठीक प्रतीत होती है कि इनके स्वदेशी उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन विदेशी उत्पत्ति भी कतई ठीक नहीं हो सकती। ये बात तो कतई स्वीकार्य नहीं है और कतई ठीक नहीं है कि राजपूत किसी विदेशी जाति की संतान हो सकते हैं। लेकिन अपन इन सब चीजों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत किस प्रकार प्रमाणिक नहीं है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, उनको प्रमाणिक अप्रमाणिक भी सिद्ध करेंगे कि भाई ये चीजें कैसे
असिद्ध है। ठीक है, राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत थे उनमें कौन कौन से सिद्धांत आएंगे आपके? एक तो आएगा यूची कुषाण, यूची कुषाण जाति के वंशज, यूची कुषाण जाति। दूसरा आपका कौन सा होगा? श्वेत हूण या श्वेत गुज्जर, श्वेत हूण या गुज्जर जाति। ठीक है, कई भारतीय विद्वान भी ऐसे हैं जिन्होंने भी इस सिद्धांत का मत का समर्थन किया है कि जो राजपूत जाति थी वे श्वेत हूणों या श्वेत गुज्जरों की संतान थी। ठीक बात है। इसके अलावा आपका कौन सा? शक व सीथियन, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये राजपूत शक और शीतियन जाति की क्या है? संतान है। कुछ मानते हैं शक यूची कुषाण, शक यूची हूण जाति की संतान। कोई तो यही कहता है, ये विंसेंट स्मिथ तो ये कहता है कि या तो वो शक के होंगे या यूची के होंगे या हूणों की जाति या हूणों के क्या होंगे? संतान होंगे। इनमें से कोई ना कोई का तो संतान होगी। उनको क्या लगता है कि जो भारत में जितने भी वंश हुए हैं वो क्या है? विदेशी है। क्योंकि विदेशियों की जो व्याख्या करने का उद्देश्य क्या था कि उनको खुद का वंशज बताना। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या दी है जिससे क्या हुआ है, लोग इन सिद्धांतों में उलझ कर रह गए हैं कि वो स्वदेशी है या विदेशी है। तो इनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे और इनको क्या करेंगे? इनको अपन गलत भी साबित करेंगे। फिर स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों में, तो स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत क्या होगा? आएगा प्राचीन आर्य, सॉरी पहले तो लिखेंगे अपन अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति। ठीक है, दूसरा होगा आपका प्राचीन आर्य या क्षत्रियों की संतान। तीसरा क्या होगा? ब्राह्मण वंश की संतान। चौथा क्या होगा? प्राचीन आदिम जातियों यानी गौड़, खोखर, प्राचीन जातियों की यानी प्राचीन आदिम जातियों की संतान, जैसे गौड़, खोखर, इन प्राचीन आदिम जातियों की संतान। फिर आएगा एक मिश्रित अवधारणा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिनकी अपन एक एक करके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें देखो यूची कुषाण जाति, तो अलेक्जेंडर कनिंगम एक ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र के आधार पर कहते हैं कि ये यूची कुषाण जाति की क्या है? संतान है। लेकिन उसका भी अपन क्या करेंगे? उसको भी अपन गलत साबित करेंगे। श्वेत हूणों की या गुज्जर जाति की संतान, तो अपने प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने तो यही स्वीकार किया है कि जो राजपूत थे वो क्या थे? श्वेत हूणों के या जब आक्रमण हुए तो उनके साथ एक जाति के रूप में गुजर आए और गुजरों के ही वंशज क्या है? आपके राजपूत हैं। फिर शक व शीतियन जाति, ठीक है, और शक यूची हूण जाति के बारे में भी अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। ये सब विदेशी जातियां हैं जिन्होंने लगभग भारत में क्या किए हैं? आक्रमण किए हैं और पश्चिमोत्तर भारत पर यानी अपन राजस्थान पंजाब वाले इलाकों में इन्होंने शासन किया है। इसलिए ये लोग क्या मानते हैं कि संभवतः राजपूत इन्हीं के वंशज हैं, क्योंकि इन विदेशियों ने जो शासन किया है वो भारत के किस तरफ किया है? भारत के पश्चिमोत्तर इलाकों में तो शासन किया है कि भारत के इन वाले इलाकों में इन्होंने शासन किया है, क्योंकि इन वाले इलाकों में अपना राजस्थान पड़ता है। राजस्थान पड़ता है तो राजस्थान में जो राजपूत हुए हैं उनको इन्होंने क्या बता दिया है? विदेशी बता दिया है। लेकिन इन्होंने ये कभी स्वीकार नहीं किया
कि भाई ये हो सकता है कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ पर आकर राजपूतों से कुछ सीखा हो और उन्हीं के प्रकार का पहनावा यहाँ की संस्कृति को क्या किया हो, एक्सेप्ट किया हो। तो ये चीजें भी आएगी एक एक करके, ठीक है। और स्वदेशी उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनमें अग्निकुंड का सिद्धांत है जो सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको आज के समय के शोधार्थी या रिसर्च करने वाले विद्वान इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि देखो आज की जो वैज्ञानिक युग है उसमें अग्निकुंड से किन्हीं 4 योद्धाओं का जन्म होना और 4 जातियों का जन्म होना ये बहुत ही एक हास्यप्रद बात हो सकती है, ठीक है, किसके लिए, आज के वैज्ञानिक दौर में। लेकिन अपने प्राचीन काल से जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनमें इस प्रकार का होना संभव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो वेदों में अपन ने पढ़ा है, जो वेदों में जिस चीजों का उल्लेख हुआ है उनसे ये हो सकता है कि इस प्रकार का कुछ उत्पत्ति संभव हो। लेकिन इसके बाद में प्राचीन आर्य और क्षत्रिय की संतान के बारे में चर्चा करेंगे कि जो राजपूत थे वो प्राचीन जो आर्य हुआ करते थे, वैदिक कालीन आर्य, उन्हीं के बाद में जाकर संतान ये रहे हैं। इसके बाद अपन चंद्रवंशी सूर्यवंशियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजपूत वंश चंद्रवंशी हैं और कौन कौन से सूर्यवंशी है, क्योंकि आप जितने भी राजपूत वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई वंश या तो सूर्यवंश से संबंधित होगा या चंद्रवंश से संबंधित होगा, ठीक बात है। फिर अपन पढ़ेंगे ब्राह्मण वंश से संबंधित, क्योंकि देखो भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जब तक अपन वेदों में पढ़ते तो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। क्योंकि मौर्य वंश के बाद में ब्राह्मण सत्ता की स्थापना हुई तो इस ब्राह्मण सत्ता ने हो सकता है कि ब्राह्मणों के वंशज रहे हो, ठीक बात है। फिर अपन पढ़ेंगे प्राचीन आदिम जातियां, क्योंकि देखो आर्यों के आगमन से पहले भी यहाँ पर बहुत सारी जातियां निवास करती थी, तो हो सकता है कि ये प्राचीन आदिम जातियां गौड़ खोकर इनकी संतान रहे हो, ठीक है। मिश्रित अवधारणा 2 देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने इस प्रकार की अवधारणाएं दी हैं। तो मिश्रित अलग अलग जातियों के मिश्रण के रूप में ये क्या हुए हैं, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार ये राजपूतों के सिद्धांत थे, अपन ने केवल रूपरेखा बनाई है। अपन कल अगली क्लास में एक एक करके इन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। देखिए ये टॉपिक है वो आपका ग्रेजुएशन में भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा।